वो कई सदियों से वहाँ रहते हैं। एक इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, इंडिजीनियस लोगों को बचाने की आपको लेजिस्लेशन करनी चाहिए। आप उनको गिरा रहे हैं, उनको उनके घर तबाह कर रहे हैं। 26 मई को ये एक्सप्रेस वे सर्वेयर्स आए और उन्होंने रेड मार्किंग कर ली, कोई सिंगल नोटिस नहीं दिया गया। कराची की जो सिचुएशन है, कराची में हीट वेव्स हैं, 36-37 पे टेम्परेचर जो है वो 50 क्रॉस कर जाता है फील लाइक में। उसकी वजह ये है कि आपने इकोसाइड किया है बहुत सारी एरियाज़ को, रियल इस्टेट को खुली छूट दे दी है। फिर आप मलिर एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स, बहरिया जैसे प्रोजेक्ट्स, डीएचए जैसे प्रोजेक्ट्स पे मलिर के ग्रीन स्पेसेस को आप बिल्कुल वाइप आउट कर रहे हैं, आप श्रिंक कर रहे हैं, आप दरख्त काट रहे हैं। एनवायरनमेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि कराची नाकाबिले बर्दाश्त होगा। मतलब ये सिर्फ मलिर के लोगों का मसला नहीं है। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो इन्वायरमेंट था ग्रीन, उसको आप डैमेज कर रहे हैं। अभी आपने रिवर के अंदर इतना बड़ा रोड दरिया के अंदर बनाया है। दुनिया में कहाँ दरिया में रोड बनाए जाते हैं? आप एक अर्बन फ्लड की तरफ जा रहे हैं। वो जो डिजास्टर होगा वो ह्यूमन मेड होगा, सिंध गवर्नमेंट का बनाया हुआ वो डिजास्टर होगा। क्या हर बंदे को सिंध गवर्नमेंट कंपनसेट कर पाएगी? दूसरा ये कि वो जो लॉस होगा, जिनके घर जाएंगे, जिनकी नस्लें मुतासर होंगी, जिनकी फसलें मुतासर होंगी, क्या सिंध गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करने के लिए तैयार है? क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके पास मौजूद है? सिंध हुकूमत की जानिब से एक मनसूबा मुतारिफ कराया गया है मलिर एक्सप्रेस वे के नाम से, और जिसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन मलिर के जितने कदीम गोट हैं, जो कदीम आबादियाँ हैं, वो इस मंसूबे से ना सिर्फ मुतासर होंगे बल्कि मलिर में और इतराफ़ के इलाकों में एक माहौलियाती, एक इन्वायरमेंटल थ्रेट्स का भी इस इलाके को सामना करना पड़ सकता है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान बलोच, जो कि मलिर के सियासी और समाजी एक्टिविस्ट भी हैं और माहौलियात पर भी इनकी काफ़ी गहरी नज़र भी है। तो हम सलमान को खुशामदीद कहते हैं अपने स्टूडियो में। सलमान, ये बताएं कि मलिर एक्सप्रेस वे का जो मंसूबा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। मलिर एक्सप्रेस वे एक 39 किलोमीटर का एक एक्सप्रेस वे है जो एज़ पर इनिशियल प्लान रिवर बैंक पे बनना था, और अब ये रिवर के अंदर, मलिर रिवर के अंदर, दरिया के अंदर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये कि मलिर को समझना बहुत ज़रूरी है। कराची के पर्सपेक्टिव में मलिर की क्या अहमियत है। मलिर एक ग्रीन बेल्ट है और ये प्री पार्टीशंस दौर से लेके अब तक 2020 विजन 2020 प्लान में कराची के, उसमें भी ये ग्रीन बेल्ट रहा है। तो ग्रीन बेल्ट को पहले तो ये एक खास तरीके से प्रोटेक्ट किया गया था। ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का हिस्सा होता था, कराची केएमसी का पार्ट नहीं होता था, और इस हवाले से वहाँ पे कोई भी हाउसिंग सोसाइटी खड़ी करना जो है वो लीगली अलाउ नहीं था, माँ सिवाय पुरानी किसी गोट के साथ कोई एक्सटेंशन हो जाए जिसमें गोट के ही लोग रहें। लेकिन चूँकि बहुत सारी चीज़ों के हवाले से कराची को इन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया और सारी इकॉनमी की अब कराची में बना दी, तो उन्होंने क्या किया है कि कराची के बाकी एरियाओं में जगह बचने के बाद, ख़त्म होने के बाद, इन्होंने जो है मलिर की तरफ डाइवर्ट किया। और ये जो एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि कराची को किस तरह एक्सपेंड करके पूरे मलिर का जो ये ग्रीन बेल्ट है उसको टेक ओवर करके रियल इस्टेट की तरफ जो है वो धकेला जाए। करंटली 2 बड़े जायंट रियल इस्टेट जो है वो प्रोजेक्ट्स मलिर में चल रहे हैं। एक डीएचए सिटी है जो बहुत बड़ा एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, दूसरा जो है बहरिया टाउन है जिसमें हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है वो, आपको पता है जो किस तरह बहरिया का केस तो सबके सामने मौजूद है मीडिया में। और डीएचए चूँकि पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट है और सरकार उनको जो है वो बहुत ही मिनिमम रेट पे जो है वो ज़मीनें देती हैं, उनकी जो इकोलॉजिकल कंडीशन है या इन्वायरमेंटल जो रिक्वायरमेंट है और वो जिस तरह का टेरन है, क्या उसको तबाह करके कराची बच पाएगा, नहीं बच पाएगा, इस पे तो बहुत सारी स्टडीज़ होनी चाहिए। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में अलमिया यही है कि चीज़ों को बारे में उस तरह नहीं देखते। और मलिर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को अगर हम देखें तो ये बेसिकली डीएचए और बहरिया, एजुकेशन सिटी और इस तरह के बहुत सारे रियल इस्टेट ग्रुप्स को के लिए बनाया जा रहा है। अब कोई भी प्रोजेक्ट आप जब लोकल की ज़रूरत को हटा के बनाएंगे तो उसकी मुखालफत तो होगी। अगर हम नुकसानात की बात करें तो इसके बहुत सारे नुकसानात हैं। हमने एक कंप्रीहेंसिव, जब EIA इन्होंने किया था तो हमने एक कंप्रीहेंसिव एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें हमने डिटेल से उन नुकसानात को जो है वो डिस्कस किया है, जिसमें इन्वायरमेंट के नुकसान हैं, बायोडाइवर्सिटी का बहुत अहम एरिया है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, अर्बन फ्लड के नुकसानात हैं, और इसके अलावा मलिर का एक कल्चरल अपना एक सिस्टम था
जो कल्चरल सिस्टम में लोग रहते थे। देही इलाका है और लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, पैदल वॉक करते हैं। रिवर के एक साइड एक गोट बना हुआ है और रिवर के दूसरे साइड दूसरा गोट बना हुआ है, और ये तमाम गोट पाकिस्तान नहीं ब्रिटिश से बहुत पुराने हैं। मतलब हमारी जो तारीख है वो कम से कम 600-700 साल की पुरानी हमारी कब्रें हैं। तो ये एक इंडिजीनियस पॉपुलेशन है और उनका पूरा जो रहने का अंदाज़ है वो पूरा चेंज हो रहा है मलीर एक्सप्रेसवे की वजह से। ज़ाहिर चौकंडी कब्रिस्तान वो तो सदियों पुराना कब्रिस्तान है और इससे साबित होता है कि जो मलीर की यहाँ की जो आबादी है वो सदियों साल जो है पुरानी आबादी है। ज़ाहिर ब्रिटिश से पहले भी यहाँ पर आबादी थी और ये वही। अच्छा, इसमें सलमान ये बताया कि जिस तरह के अंग्रेज़ दौर में मलीर को एक ग्रीन बेल्ट डिक्लेयर किया गया था और मेरे ख्याल में पूरे शहर के लिए पीने के पानी की फराहमी का पहला मंसूबा मलीर में ही जो है वो लॉन्च किया गया था। और मलीर जो है वो इतना ज़रखेज़ पहले था कि पूरे शहर की वो खुराक की ज़रूरतें भी पूरी करता था। लेकिन अब मलीर की हालत ये है कि वहाँ पर तमाम एग्रीकल्चर ज़मीनों पर निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो कायम की जा रही है। इससे मलीर का एग्रीकल्चर किस हद तक मुतासिर हुआ इन तमाम मनसूबों से? अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि जो मलीर रिवर है वो पूरे कराची का जो है ये समझे कि लाइफ लाइन है। मलीर रिवर ये मानसून के बरसात में जो है वो बहता है और फिर वो इतना एक्वाफर को रिफ़िल करता है कि वो सारा साल उसमें से पानी बह रहा होता है। और ये इवन एक्सप्रेसवे के स्टार्ट करने तक ये पानी सारा साल बह रहा था और बहुत सारी जगहों पे आपको पानी के चश्मे मिल जाते थे रिवर में। तो जिससे क्या होता था कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो अच्छा खासा रिफ़िल होता था। और अभी तक जितना जो हम कहते हैं कि 30% मलीर का जो एग्रीकल्चर है वो बचा है, 70% तबाह किया गया है। तो जो ये जो 30% है ये भी स्टिल कराची के लिए बहुत अहम है। अगर ये नहीं बचा तो कुछ नहीं होगा। जो तबाह करने की रीज़न है, मतलब कारेज सिस्टम है, हम WT वाले वॉल्स की बात करते हैं। जब खींजर से ये पानी लेके नहीं आए थे बल्क वाटर का, तो उससे पहले ये WT में ब्रिटिश ने एक सर्वे किया था और उनको सारा साल मलीर रिवर से पानी गुजरता हुआ नज़र आया। तो उन्होंने स्टीम इंजन से पहले यहाँ पे ग्रेविटी के बेस पे कारेज सिस्टम बनाए थे जो इनके मलीर कंटोनमेंट और शहर के बहुत सारे इलाकों को पानी की सप्लाई करती थी, बल्क वाटर की, जिसमें पीने का, नहाने का जो इस्तेमाल का पानी है वो शामिल होता था। उसके बाद जब ब्रिटिश तक मलीर रिवर को बहुत एक प्रोटेक्टेड दर्जा दिया गया, उसको प्रोटेक्ट किया गया, उसको तबाह होने से बचाया गया, उसका हैबिटेट बचाया गया। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद मसला ये हुआ कि इस पे कंट्रोल नहीं रहा। रेती बजरी इस तरह निकाला गया कि जो अंडरग्राउंड वाटर टेबल था वो डैमेज हुआ, जो कारेज थे वो सूखना शुरू हो गए, जो वाटर टेबल है वो डाउन हो गया और खेती बाड़ी बहुत हद तक जो है वो नुकसान की तरफ चली गई, जिसमें कराची मलीर का जो 70% इलाका है उसकी खेती बाड़ी उससे मुतासिर हुई। उसमें कई एलिमेंट हैं लेकिन रेती बजरी एक अहम एलिमेंट है। एक्ट के बावजूद, इलीगल होने के बावजूद पुलिस का बत्ता चलता रहा, माफियाज चलते रहे, लेकिन मीडिया पे रिपोर्ट होने के बावजूद लेकिन अथॉरिटीज़ ने उसको कंट्रोल नहीं किया। वो स्टिल कंटिन्यू है और उसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ कि एक्सप्रेसवे के बाद क्या हुआ है उस पर। अच्छा, ये बताएं कि एक तो मलीर की जो हम एग्रीकल्चर की बात करें वहाँ पर ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया है और ज़रूरी ज़मीनें भी बंजर होती नज़र आ रही है, बल्कि हो गई है। तकरीबन 70% कहा जा रहा है कि मलीर की जो एग्रीकल्चर है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। एक तो ये इन्वायरमेंटल थ्रेट्स ऑलरेडी मलीर को फेस करने पड़ते हैं, लेकिन अब मलीर एक्सप्रेसवे बनने के बाद मज़ीद क्या इसके नुकसानात हो सकते हैं? अच्छा, मैं इसमें एक अहम एलिमेंट ये है कि हम बात कर रहे हैं मलीर एक्सप्रेसवे की, तो समझना होगा कि जो कराची की लाइफलाइन है मलीर रिवर, ये उसके अंदर बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये है कि रिवर के अंदर कोई भी आप चीज़ नहीं बना सकते, वो इलीगल है। तो सरकार खुद ही इलीगल काम कर रही है कानून बनाने के बावजूद। मतलब जिनकी जिम्मेदारी लेजिस्लेशन की है, प्रोटेक्शन की है। सर, इसमें कोई पहले सर्वे वगैरह क्या कराया गया था, कहाँ से ये मलीर एक्सप्रेसवे को गुजरना है, या कोई सर्वे है उस हवाले से? जी, इन्होंने सर्वे किए हैं, बहुत सारे सर्वे किए हैं। इन्होंने एक सर्वे जब किया था फर्स्ट सर्वे, तो वो कुछ रिवर के अंदर और कुछ जो है मलीर के मेन जो अभी बची कुची जो एग्रीकल्चर है उस लैंड से वो गुजर रही थी, जिसमें लोकल पॉपुलेशन समो गोट, शपी गोट, मक्सी गोट,
लासी गोट, इन तमाम गोटों को रूंधता हुआ ये जाना था। तो जब मुर्तज़ा साहब की जो वफ़ात हुई, वफ़ात के बाद जब उनका बेटा इलेक्शन पे खड़ा था, पीपल्स पार्टी जो है मिड टर्म इलेक्शन में जो है वो जारी थी, तो उस वक्त हमने कुछ 5 या 6 या 7 जो है जलसे किए थे और 2 बड़ी बड़ी रैलीज़ निकाले थे जिसमें हज़ारों लोग शामिल थे। तो पीपल्स पार्टी को ख़तरा लगा कि वो सीट हमारी चली जाएगी, तो उन्होंने आके लोगों के साथ कॉर्नर मीटिंग्स की और वादा किया था कि मलिर एक्सप्रेस वे जो इस तरफ बनने जा रहा है, जो राइट बैंक में बनने जा रहा है, उसको हम लेफ़्ट बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे और ये उस तरह डैमेज नहीं करेगी किसी के घर को और किसी के खेत को डैमेज नहीं करेगी और दूसरी तरफ से चली जाएगी। सेकंड सर्वे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो लगारी साहब कोई थे डीसी, उनके सरबराही में हुआ, एमएनए एमपीए सारे साथ थे और लोकल लोग साथ थे। उसके बाद लेफ़्ट बैंक का जब सर्वे किया गया तो वो एक अलग कहानी है और यहाँ पे आपको पावर पॉलिटिक्स जो है वो नज़र आएगी। मलीर के तमाम एमपीए एमएनएज़ ने एक लेटर लिखा था और जो पब्लिक लेटर था वो वज़ीर आला सिंध के नाम पे था, जिसमें लिखा गया था कि इस साइड पे ना बनाएं, राइट साइड पे ना बनाएं, लेफ़्ट साइड पे बनाएं। अब इतने सारे एमपीएज़ एमएनएज़ के साइन होने के बावजूद, सर्वे होने के बावजूद और उस सर्वे के रिज़ल्ट्स जो हमें बैकडोर से पता चले हैं या जो मीटिंग्स में साथ है उनसे पता चले हैं, उसमें नुकसान भी कम हो रहा था, लोगों के घर भी डैमेज नहीं हो रहे थे, एग्रीकल्चर लैंड भी डैमेज नहीं हो रहा था और रिवर को भी नुकसान इतना नहीं हो रहा था एज़ कम्पेयर टू करंट जो इन्होंने राइट बैंक पे बनाया। लेकिन चूंकि वो कुछ जगहों पे कब्ज़ा करके सुक्कन नदी के ऊपर सारे जो प्लॉटिंग, सलमान सुना है कि इस हवाले से एमएनए आगा रफ़ीक के खदशात थे कि उनके ज़ेर असर इलाके जो है वो उस मंसूबे के तहत वो जा रहे थे, उन्होंने इसकी कुछ मज़ाहमत की, उसके बाद ही नक्शा चेंज कराया गया था। तो इसमें किस हद तक सदाकत है इस बात में? देखिए, मलीर में एक आम ये एक किस्सा है कि आम लोग होटलों में डिस्कस करते हैं कि हमारे सारे एमपीएज़ एमएनएज़ की पावर एक तरफ, आगे रफ़ीउल्लाह की पावर एक तरफ, क्योंकि वो जो सर्वे हो रहा था और जहाँ जहाँ ये प्लॉटिंग नदी के एरियाज़ को, सुक्कन नदी के एरियाज़ को और मरीर नदी के एरियाज़ को कब्ज़ा करके जो इलीगल प्लॉट्स और रियल एस्टेट लैंड जो क्रिएट किया गया है, उनको बचाने के लिए ये मंसूबा दोबारा जो है वो राइट बैंक पे बनाया गया या राइट साइड इसको रीडिज़ाइन किया गया था 2 से 3 दफ़ा तक। जी जी, जो असल वजह है जो मलीर में लोग कहते हैं कि अगर रफ़ीउल्लाह क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा करीब हैं और पीपल्स पार्टी के चंद लोगों से ज़्यादा करीब हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो है वो लेफ़्ट साइड पे नहीं बनाया गया और राइट साइड पे बनाया गया। अच्छा सलमान, ये बताए कि वन लाइनर आप बता दें, कोई अगर आपसे पूछे कि एक तो इसके एनवायरमेंटल नुकसानात क्या होंगे इस प्रोजेक्ट मंसूबा बनने के बाद, और प्लस इसमें कितनी आबादियाँ, कितने गांव मुतासिर होने का खदशा है? देखिए, करंटली सिंध गवर्नमेंट क्लेम ये कर रही है कि जो पुराना नक्शा है, EIA जब हुआ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, जो पब्लिक हियरिंग हुई, वो भी 1 साल बाद शुरू करने के प्रोटोकॉल ये होता है कि सबसे पहले आप EIA करते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों का अगर कोई एतराज़ है तो उसमें चेंज करते हैं और देन आप दोबारा EIA करते हैं और फिर पब्लिक हियरिंग करते हैं, देन उसकी सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है अप्रूवल देती है। यहाँ दिसंबर 2020 में ये प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, बिलावल साहब अनाउंस करते हैं और दिसंबर में ही काम इसका शुरू हो जाता है और जाम सादिक ब्रिज के पास से काम शुरू होता है। वहाँ चूँकि लोकल पॉपुलेशन नहीं थी, इसीलिए किसी को पता ही नहीं चला कि वो काम हो रहा है। जब ये शराफी गोट में कई 100 लोग रिवर के अंदर जो खेती बाड़ी कर रहे थे, उनके खेतों को डैमेज किया गया, तो ये बात लोकल पॉपुलेशन तक पहुंची कि ये एक बहुत बड़ा जायंट स्कीम है और ये विदाउट EIA हो रहा है। तो इन्वायरमेंट के बहुत सारे कारकुन हम जमा हुए और हमने जो है इस पर रिलीज़ वगैरह स्टार्ट हुए, तो इन्होंने क्या किया, एक EIA अनाउंस किया। जब EIA पे एक मैप इन्होंने शो किया, उस मैप के हिसाब से तकरीबन 27 एग्रीकल्चर कुएँ थे जो इसके रेंज में आ रहे थे, WT वेल्स इसके रेंज में आ रहे थे और बहुत सारा एग्रीकल्चर एरिया जो सर्वे लैंड है, जो एक प्रोडक्टिव लैंड है, जो अमरूद के बागात हैं और शरीफे के बागात हैं, कज्जी के बागात हैं, इस तरह के बहुत सारे बागात जो इसके रेंज में आ रहे थे। इसके अलावा 2 बहुत बड़ी पॉपुलेशन, एक समो गोट जिसके बिल्कुल सेंटर से ये गुजर रहा था और एक लासी गोट को तो पूरा क्लैप्स कर रही थी। इसके अलावा मक्सी गोट
इसमें डैमेज हो रहा था, 2 मक्सी गोट हैं जो इसमें डैमेज हो रहे थे। एक पार्ट शफी गोट का डैमेज हो रहा था, गुलाम अहमद गोट डैमेज हो रहा था, जुम्मा गोट डैमेज हो रहा था। तो सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, तो उन्होंने अनाउंस ये किया कि हम किसी पॉपुलेशन को नहीं बनाएंगे, नहीं हटाएंगे, और हम क्या करेंगे, इसको एलिवेटेड करके गुजारेंगे। और उनके बहुत सारे मिनिस्टर के स्टेटमेंट मीडिया में मौजूद हैं। अगर हम उन स्टेटमेंट पे यकीन करें तो जुम्मा गोट में कोई घर नहीं टूटता, 14 घर उन्होंने गिराए और किसी एक घर को नोटिस नहीं दिया। अब इस पूरे रूट के सामने से कुछ इंटरचेंज बन रहे हैं। एक शाह फैसल में इंटरचेंज बना जहाँ पे एक घर भी नहीं गिरा। अब जो पुरानी पॉपुलेशन है गुलाम अहमद गोट की, उसको गिराने की बात हो रही है। उसमें बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पे निशानात लगाए गए हैं और वो रिस्क पे हैं। भाई वो कई सदियों से वहाँ रहते हैं, एक इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, इंडिजीनियस लोगों को बचाने की आपको लेजिस्लेशन करनी चाहिए। आप उनको गिरा रहे हैं, उनके घर तबाह कर रहे हैं, तो मतलब क्या आप साबित कर रहे हैं कि जो कदीम यहाँ की पॉपुलेशन है, जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, उनको आप तबाह करेंगे। सेकंड, एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा वहाँ पे आ रहा है, वो है सैयद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी। सैयद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी एक दुनिया में वाहिद इदारा है जो बलूची और बलूचिस्तान पर रिसर्च का मवाद रखती है। उसके साथ वो बलूची पढ़ाने के हवाले से एक पायनियर इदारा है। प्रोफेसर सबा दश्तियारी ने पूरे बलूचिस्तान और दुनिया भर से बलूची और बलोच से रिलेटेड मटेरियल जमा किए और वहाँ बहुत सारे लोगों ने बैठ के PhDs की। आज भी किसी भी एमफिल के स्टूडेंट को अगर इन टॉपिक्स पे एमफिल करना है या PhD करनी है तो दे हैव टू कम सैयद हाशमी रेफरेंस लाइब्रेरी। अब ये रिसेंटली इन्होंने 2 महीने पहले, शायद 5 या 6 मई की बात है, नहीं 26 मई की बात है, सॉरी 26 मई को ये एक्सप्रेस वे सर्वेयर्स आए और उन्होंने रेड मार्किंग कर ली। कोई सिंगल नोटिस नहीं दिया गया। जब आप इस तरह के बड़े इदारों को नोटिस नहीं दे रहे हैं तो आम घरों की तो बात ही ना करें। भाई एक लीगल तरीका है, आप एक सरकार रन करते हैं तो आप लीगल प्रोसेस को खुद नहीं रन करेंगे, आप गली के गुंडे की तरह काम करेंगे तो कैसे आप कह सकते हैं कि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है आपकी। अरे सलमान, ये बताएं कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से जो है वो एक तरक्याती मंसूबे और तरक्याती इस मामले के जो कामों के दावे किए जा रहे हैं कि इस एक्सप्रेसवे से इस इलाके में बहुत तरक्की आएगी, लेकिन दूसरी जानिब काफ़ी मज़ाइमत का भी सामना करना पड़ रहा है हुकूमत को इस मंसूबे के हवाले से। वैसे आपका कोई सर्वे है इस तरह के, मतलब टोटल कितनी बड़ी आबादी इससे मुतासिर होगी, और एनवायरमेंटल थ्रेट्स के हवाले से भी कि आपके पास कुछ इस तरह के खदशात है कि फ़िलहाल कौन कौन से इलाके इसमें जद में आ सकते हैं एनवायरमेंटल थ्रेट्स? देखिए अभी जो कराची की सिचुएशन है, मैं पहले एनवायरनमेंट बता देता हूँ आपको। कराची की जो सिचुएशन है, कराची में हीट वेव्स हैं, 36-37 पे टेम्परेचर जो है वो 50 क्रॉस कर जाता है फील लाइक में। उसकी वजह ये है कि आपने इकोसाइड किया है बहुत सारे एरियाज़ को, रियल इस्टेट को खुली छूट दे दी है। फिर आप मलीर एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स, बहरिया जैसे प्रोजेक्ट्स, DHA जैसे प्रोजेक्ट्स पे मलीर के ग्रीन स्पेसेस को आप बिल्कुल वाइप आउट कर रहे हैं, आप श्रिंक कर रहे हैं, आप दरख्त काट रहे हैं, और दूसरी गाड़ी जो जा रही होती है उसमें वुड दरख्त लदे हुए होते हैं, लकड़ी लदी हुई होती है। तो इन्वायरमेंट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि कराची नाकाबिले बर्दाश्त होगा। मतलब ये सिर्फ मलीर के लोगों का मसला नहीं है। मलीर जो करंटली साइली बेल्ट से ज़्यादा गर्म रहता है क्योंकि वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाकों को टच करता है, वो और ज़्यादा गर्म होगा, और क्योंकि वो एक टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए जो इन्वायरमेंट था ग्रीन, उसको आप डैमेज कर रहे हैं। सेकंड ये है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है रिवर का जो 2020 में आपने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था डिस्ट्रिक्ट मलीर में, जो अपने नेचुरल रूट्स पे जब रिवर थोड़ी सी बारिश ज़्यादा हुई, 200 से ज़्यादा मिलीमीटर बारिश हुई, आपको पता है साहिल समुंदर की वजह से ये साइक्लोन्स के जद में रह सकता है कराची, और अगर ये 300 से ज़्यादा बारिश हो गई, ये 200 से ज़्यादा बारिश हो गई तो मलीर रिवर जो है अपने बंदों को, जो बैंक्स हैं उनको क्रॉस करके पॉपुलेशन में घुस जाती है। और लास्ट 2020 में भी यही हुआ था, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स मौजूद हैं, और सिंध गवर्नमेंट ने ही डिक्लेयर कर दिया था इमरजेंसी। तो अभी आपने रिवर के अंदर इतना बड़ा रोड दरिया के अंदर बनाया है, दुनिया में कहाँ दरिया में रोड बनाए जाते हैं? आप 2020 के बारिशों का डेटा चेक कर लें और 2024 के प्रेडिक्शन चेक कर लें, आप एक अर्बन फ्लड की तरफ जा रहे हैं।
वो जो डिज़ास्टर होगा वो ह्यूमन मैड होगा, सिंध गवर्नमेंट का बनाया हुआ वो डिज़ास्टर होगा। क्या हर बंदे को सिंध गवर्नमेंट कंपनसेट कर पाएगी? दूसरा ये कि वो जो लॉस होगा, जिनके घर जाएंगे, जिनकी नस्लें मुतासर होंगी, जिनकी फसलें मुतासर होंगी, क्या सिंध गवर्नमेंट उनको कंपनसेट करने के लिए तैयार है? क्या बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके पास मौजूद हैं? 2020 में अनाउंस करने के बावजूद किसी चंद लोगों को जो है वो कुछ राशन की चीज़ें दी गई, कुछ लोगों को खाना दिया गया, एक भी दीवार नहीं बनाई, एक भी रोड नहीं बनाया, आपने चेक डैम्स जो टूटे हैं वो नहीं बनाए। ये तो एक इन्वायरमेंटल डैमेज है। इसके अलावा एक कल्चरल डैमेज है। मलीर रिवर के ऊपर पूरा एक कल्चर बना हुआ है, जो सदियों से आबाद लोग हैं उनका कल्चर है, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों के लिए कौन सा रास्ता आपने प्लान किया है? आपके EIA के मैप में तो कोई रास्ता नहीं है, लोगों को गुजरने की कोई कौन सी जगह आपने दी है? एक सिंगल शराबी गोट वाले को शापेसल आते थे डॉक्टर्स को दिखाने के लिए, अब वो 15 किलोमीटर का राउंड लेके एक डॉक्टर को विज़िट करते हैं, जबकि वो 1.5 किलोमीटर के रिवर को पैदल क्रॉस करके अपने डॉक्टर को जाते थे। तो इस तरह के कितने नुकसानात हैं उसको गेज करने की ज़रूरत है। कुछ तो ये है कि हमने आइडेंटिफाई किए हैं, एग्रीकल्चर तबाह हो जाएगा, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे क्योंकि इसी से महाश वाबस्ता है। बायोडाइवर्सिटी मलीर की पूरी दुनिया में एक यूनिक इंडस फ्लाई जोन की वजह से वो एक बायोडाइवर्सिटी है, वो पूरा इकोलॉजी तबाह हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा जब आपने इतना जो है जो पाँच सालों में, बल्कि 3 सालों में जो आपने डैमेज किया है मलीर एक्सप्रेसवे की वजह से मलीर रिवर को। तो ये एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल डिज़ास्टर है और मलीर के लोगों की ख्वाहिश पे नहीं हो रहा है, ये रियल इस्टेट की ख्वाहिश पे हो रहा है। आप जाके YouTube सर्च कर लें, आपको मलीर एक्सप्रेसवे की तारीफ़ करने वाले, अपडेट देने वाले रियल इस्टेट के एजेंट ही मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान के, अल्लाह करे कि इस तरह के हुकूमत भी इस चीज़ से वाकिफ़ हो कि मलीर एक्सप्रेसवे को अगर प्रॉपर तरीके से एक नए प्लान के साथ अगर दोबारा से इसकी रीडिज़ाइनिंग की जाए ताकि आबादी को भी सेव किया जाए और जो एनवायरमेंटल थ्रेट्स का जो खदशा पैदा हो रहा है इस मौजूदा नक्शे के मुताबिक, ताकि उससे भी बचा जा सके। तो अब तक के लिए इतना ही, और तो आइंदा एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।